Anant Agarwal. I am practicing physician from Vapi. I am going to talk about how to prevent heart attack. हार्ट अटैक को कैसे रोकें? हार्ट हार्ट हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हिस्सा है। जब से हम पैदा होते हैं तब से जब तक हम रहते हैं तब तक के हार्ट काम करता है। जिस दिन ये हार्ट काम करना बंद कर देता है उस दिन हमारा खेल इस दुनिया से खत्म है ना फ्रेंड? हाँ है ना दोस्तों? और ये इतना मेहनती, इतना जरूरी जो शरीर का हिस्सा है, इसके बारे में हम आज कुछ जानकारी आपको देते हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर देता है उस दिन हम उसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। इसका काम क्या है? हार्ट का काम है शरीर के सारे हिस्सों को खून की सप्लाई करना। इट सप्लाइज ब्लड टू द होल बॉडी। Along with the blood, it supplies oxygen as well as various nutrients which are carried by the blood to all the parts of the body. नॉर्मली एक मिनट में ये 60 से 80 बार पंप करता है। बट अगर हम कुछ दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई खेल कूद करते हैं, तो इसका रेट बढ़ के 120 से 140 बार हर मिनट के अंदर भी जा सकता है। और जब हम आराम करते हैं तो ये कम होके 45 टू 50 बीट्स पर मिनट पे भी आ जाता है। ये नॉर्मल वेरिएशन, नॉर्मल हार्ट रेट बिटवीन इट कैन वेरीज बिटवीन 60 टू 100 per minute. If it is more than 100, it's called tachycardia. If it is less than 100, less than 60, it's called bradycardia. जो हार्ट, ये एक मसल्स है, एक मांसपेशी है, और इसको काम करने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। इसको ग्लूकोज देने का काम करती हैं इसके सरफेस पे कुछ आर्टरीज, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, ये जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो इसमें से भी कुछ खून का अंश कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट में जाता है और हार्ट की मांसपेशियों को ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर ये हार्ट की जो धमनियां रहती हैं, जो आर्टरीज रहती है, ये ब्लॉक हो जाए तो पर्सन को, अगर पूरी ब्लॉक नहीं हुई, थोड़ी ब्लॉक हुई, तो उसको जब कुछ काम करता है, जब हार्ट की धड़कन बढ़ती है, तब उसको छाती में दर्द होना चालू हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंजाइना। और अगर ये कभी पूरा ब्लॉक हो जाए तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक या दिल का दौरा। ये हार्ट डिजीज जो है अपने देश में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है डेथ का। जो ये दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। जो अपने देश में करीब 25% जो डेथ होती है, सारी डेथ की जो 25% है, वो केवल हार्ट की बीमारी की वजह से ही होता है। ये दूसरा इसमें जो एक चिंता की बात अपने देश में, वो ये है कि अपने देश में 70% के ऊपर के लोगों में, वेस्टर्न कंट्रीज में 70% के ऊपर के लोगों में जो डेथ होती है, वो 23% डेथ जो रहती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। जबकि अपने देश में 50% से ज्यादा लोग की, जो 70 साल से ऊपर की जो उनकी जो डेथ होती है, वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। हार्ट अटैक और लकवा, ये 80% से ज्यादा बीमारियों के लिए अपने देश में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये खून लेके जाने वाली नस, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लॉक हो जाती है, तो हार्ट अटैक आता है। अब ये हार्ट अटैक का रिस्क किन किन लोगों को है, कौन किन किन लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं? कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 65 के ऊपर है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके घर में किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, जैसे फैमिली हिस्ट्री जिसको ऑफ हार्ट अटैक, जैसे किसी के फादर, मदर, भाई बहनों को कम एज में हार्ट अटैक आया हुआ है, या हार्ट की तकलीफ थी, तो उनको भी हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है। उनको हार्ट अटैक आने का रिस्क बाकी लोगों के कंपेरिजन में ज्यादा रहता है। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको डायबिटीज की बीमारी है, जो सिगरेट पीते हैं, या कोई और कोकेन या हेरोइन, कोई ऐसे ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आदमियों को औरतों के बजाय हार्ट अटैक आने का रिस्क ज़्यादा रहता है। लेडीज़ को जब तक उनको मेंसेस चलता है, मासिक चलता है, तब तक उनको हार्ट अटैक आने का रिस्क कम रहता है। मगर जैसे ही एक बार मासिक आना बंद हो जाता है, उसके बाद में उनका हार्ट अटैक का रिस्क जो रहता है आदमियों के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो उसमें से कुछ जो फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी एज है, जैसे आप मेल है कि फीमेल है, कॉकेशियंस को हार्ट अटैक आने का रिस्क साउथ एशियन पॉपुलेशन बजाय कम है। साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जैसे हमारा इंडिया है, उनको हार्ट अटैक का रिस्क अमेरिकन के बजाय ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी फैमिली हिस्ट्री आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आती है कि जो हार्ट अटैक का रिस्क जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम अपने हाथ में हैं, जो हमको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज या शुगर, स्मोकिंग, एल्कोहल। खाने पीने में अगर आपका वो न्यूट्रिशन पुअर है, या कोई ऐसी चीजें हैं खाने में जिनसे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकती है। ये सारी चीजें मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स, जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से कंट्रोल करने बाद में उनको, जो हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं।
तो क्या हार्ट अटैक को रोका जा सकता है? इज़ हार्ट अटैक प्रिवेंशन पॉसिबल? जी दोस्तों, अगर हम ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर सकते हैं, बाय रेगुलर एक्सरसाइज़, ईटिंग अ हेल्दी फूड, तो हम हार्ट अटैक के रिस्क को डेफ़िनिटली कम कर सकते हैं। और कुछ मेडिसिन्स रहती है जो प्राइमरी प्रिवेंशन में जिनको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है, उनमें हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टैटिन्स और एस्पिरिन है। तो वो अगर मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं, या अगर एडिशनल रिस्क फैक्टर्स, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर के साथ में आपने कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है, डायबिटीज़ को अगर आपने वजन वजन को भी अपने कंट्रोल कर रखा है, तो ये सारी चीज़ों से हम अपने आने के रिस्क को जो कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ और क्या ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कैसे हार्ट अटैक करते हैं? अब जैसे कोलेस्ट्रॉल को लेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल में जो रहता है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसमें बहुत सारे अलग-अलग फ्रैक्शंस रहते हैं। एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसमें से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस कोलेस्ट्रॉल रहता है। दिस कोलेस्ट्रॉल मेडिकली हम लोग उसको बोलते हैं एथ्रोजेनिक कोलेस्ट्रॉल। एथ्रोजेनिक कोलेस्ट्रॉल का मतलब कि अगर जो अपने हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में हार्ट के खून लेके जाने वाली जो शरीर की जो आर्टरीज रहती हैं, उसके अंदर में कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता रहता है, वो अपने आप रिपेयर भी होता रहता है। मगर अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके खून में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जहाँ भी आर्टरीज में डैमेज होता है, वहाँ पे जाके जमना चालू हो जाता है, और वहाँ पे एक क्लॉट बनना चालू हो जाता है, जिसको बोलते हैं दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कोलेस्ट्रॉल जमना चालू होता है, कुछ प्लेटलेट्स जमनी चालू होती हैं, शरीर में कुछ और फाइब्रोब्लास्ट चालू हो जाते हैं बनने। वो धीरे-धीरे वो समय के साथ में ये नसों को धीरे-धीरे वहाँ पे वो बंद करना चालू करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ये वहाँ से जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, वो रप्चर होके निकल गया, तो आगे की धमनी को जाके कंप्लीट ब्लॉक कर देता है और एक हार्ट अटैक करता है। अगर ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक अपनी जगह पे रहा और धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो धीरे-धीरे वहाँ पे नस की जो खून लेके जाने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है, और कई बार रेस्टिंग कंडीशन में पर्सन को छाती में दर्द होना चालू हो जाता है, या जब वो चलता है, जब हार्ट को ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है, तब उसको छाती में दर्द होना चालू हो जाता है, और उसको बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये जब भी जो नसों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको अपनी जगह से मूव करने का काम करता है, ये वहाँ से हटाने का काम करता है। दिस इज़ नोन एज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अब कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें? ये जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये हमारे खाने में जो भी चीज़ें रहती हैं, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, शक्कर, गुड़, शहद और रिफाइंड फ्लावर जिसमें फाइबर्स नहीं है, मैदा, ये सारी चीज़ें खाने के बाद में अपने आँतों से डाइजेस्ट होके जाती हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद में लीवर में जाके जमा हो जाती है। लीवर में जो भी शुगर है, वो शुगर जो है शरीर को लीवर जो है वो शरीर में के बाकी हिस्सों में भेज देता है, और जो वो यूज़ करने जो शरीर के बाकी हिस्से उस ग्लूकोज़ को अपने एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। मगर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ लीवर में रहता है, लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर लेता है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज एक बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में रहता है। उससे ज़्यादा अगर शुगर का खाने में इंटेक रहा, आपके खाने में जितना आपका एनर्जी कंज़म्पशन है, उससे ज़्यादा अगर आपका एनर्जी इंटेक है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में, तो लीवर इस कार्बोहाइड्रेट को, बजाय ग्लाइकोजन का स्टोरेज फुल हो गया है, तो उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। फिर लीवर में फैट का जो स्टोरेज है, वो एक बहुत ही लिमिटेड रहता है। ये फैट वहाँ से लीवर से मूव करके बाकी जो शरीर के अन्य हिस्से हैं, जैसे मसल्स है, वहाँ पे डाइवर्ट होना चालू हो जाता है, वहाँ पे जाना चालू हो जाता है। तो जो ये फैट सर्कुलेशन में इस तरह से आता है, लीवर के थ्रू जो फैट सर्कुलेशन में आता है, वो ही नसों में जमने का काम करता है, और वही अपना खराब कोलेस्ट्रॉल है। इसमें एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये जो जमा हुआ फैट रहता है, एलडीएल रहता है, उसको वहाँ से हटाने का काम करता है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें खाने में सबसे पहले मीठी चीज़ें बंद करनी चाहिए, शक्कर, गुड़, शहद, रिफाइंड फ्लावर, मैदा, ये चीज़ें बंद करनी चाहिए। फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, जूसेस या हाई शुगर कंटेनिंग फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। पॉलीअनसोचे ये ट्रांस फैट्स जो रहते हैं, जो कोई भी तेल को अगर बार-बार गरम करना चालू करते हैं, उसको रीयूज़ करना चालू करते हैं, तो वो अच्छा जो तेल रहता है, वो खराब तेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांस फैट। तो बाहर का जो भी तला हुआ खाने का आइटम है, जैसे समोसा, कचौड़ी, फरसान वगैरह, जो आइटम बहुत ही कॉमनली खाए जाते हैं, बहुत वो होता है, नमकीन वगैरह, ये लोडेड विद ट्रांस फैट, चिप्स हैं, वेफर्स हैं, ये लोडेड विद ट्रांस फैट्स हैं। ये जो है कोलेस्ट्रॉल को, खराब कोलेस्ट्रॉल को खून में जो है बढ़ाने का काम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड,
ये आपका जो पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये सारे जो है जो मैदे से बने हुई चीज़ें रहती हैं, केक, पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स वगैरह, ये जो रहते हैं ये हाई एनर्जी कंटेनिंग फूड्स रहते हैं, बट इनमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं रहती, इनमें कोई फाइबर्स नहीं आता। तो ये भी आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह का जो भी खाना रहता है, उनको उनसे बचा जाए, उनसे दूर रहा जाए, उनको अवॉइड करना है। एंड अनप्रोसेस्ड फूड जो है, पूरा-पूरा फल है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड्स हैं, खाने में मिलेट्स वगैरह जो हैं, या जो गेहूँ है उसको बहुत ज़्यादा ऐसा बारीक नहीं पीसना है। गेहूँ में और जो चीज़ें रहती है प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे सोयाबीन है, काला चना है, ये उसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट उसका जो पोर्शन है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से मिलेट्स है, ओट्स है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। कॉम्प्लेक्स ये बहुत देर बाद डाइजेस्ट होते हैं और धीरे-धीरे शुगर को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो खून में से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। इसके अलावा अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप बैठने का आपका समय जो वो कम है, रोज़ आप कम से कम आधे घंटे, ये आधे घंटे जो है वो कम से कम, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। आप आधे घंटे का बढ़ा के 45 मिनट्स, 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप चलेंगे, जितना भी किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, केवल चलना नहीं है, जॉगिंग है, साइक्लिंग है, स्विमिंग है, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा है, ये जो भी किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम अगर आप 60 मिनट रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके खून में से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाती है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है, और ये आगे चल के आपके हार्ट अटैक वगैरह के जो रिस्क है इसको कम करती है। दूसरा जो जरूरी चीज आती है वो इसके लिए है, वो है नमक। जितना कम से कम सेवन करा जाए, जो नमक का मात्रा है वो 5 ग्राम से भी कम होनी चाहिए रोज की इसमें। तो नमक का सेवन अगर आप कम करेंगे तो उससे भी आपके जो हार्ट अटैक आने का रिस्क है वो कम होगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो खाने वाले फॉर्म में हो, चाहे स्मोकिंग के फॉर्म में हो, चाहे नाक में डालने वाला नस्वार हो, किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल जो तंबाकू है वो आपके नसों को डैमेज करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है। तो अगर हार्ट अटैक से बचना है तो तंबाकू के से हर फॉर्म में, यहाँ तक कि पैसिव स्मोकिंग, कोई अगर आपके बगल में खड़ा होकर सिगरेट भी पी रहा है तो उनसे आप दूर रहना है, और वो आपके हार्ट अटैक रिस्क को कम करेगा। डायबिटीज, डायबिटीज अपने आप में जो शुगर, हाई शुगर होती है, ये आपकी नसों को अंदर से डैमेज करती है और एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को बढ़ाती है और हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है। किसी व्यक्ति को जिसको एक बार हार्ट अटैक आया हुआ है, उसको दूसरा हार्ट अटैक आने का रिस्क जो रहता है वो अराउंड 20% रहता है। एक डायबिटिक व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक नहीं आया हुआ है, उसका रिस्क भी जो हार्ट अटैक आने का रहता है वो उतना ही है, सेम। तो यानी एक डायबिटीज व्यक्ति का हार्ट और एक व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है, ये दोनों के हार्ट के नेक्स्ट हार्ट अटैक आने का रिस्क जो है वो सेम रहता है। तो डायबिटीज इस तरह से, तो हम डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिजीज नहीं, हम डायबिटीज को कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं या कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जिस हिस्से पर असर करती है वो है आपका हार्ट। तो डायबिटीज का जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा उतना आपके हार्ट को वो बचाएगा। हाई ब्लड प्रेशर जो है वापस अगेन आपकी नसों के डैमेज को बढ़ाता है और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को फास्ट करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को भी एकदम ऑप्टिमली कंट्रोल में रहना चाहिए, मेडिसिन के द्वारा इसको रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में आपको मैं एक चीज बताना रह गया, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कई दवाएं आती हैं, बहुत अच्छी दवाएं आती हैं जिनके बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट्स है, जिनको बोलते हैं स्टैटिन्स। उन्होंने पूरे हार्ट अटैक के गेम को चेंज करके रख दिया है। ये स्टैटिन्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब करी जाती है। डायबिटीज के हर मरीज जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उनको स्टैटिन्स कंपल्सरी दी जाती है। जिस भी व्यक्ति का अगर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, अगर उसके रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में लगता है कि ये मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, तो उनको स्टेटिन्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप भी फ्रेंड्स अपना हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो डॉक्टर से बोलिए। ये सीवीडी रिस्क कैलकुलेटर का आता है, फ्रेमिंगहम कैलकुलेटर आता है। आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें अगर आपका लिपिड प्रोफाइल आपने किया हुआ है, आपने ब्लड प्रेशर अपना नापा हुआ है, तो आप खुद अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके हिसाब से डॉक्टर भी आपका इजीली ये रिस्क कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की मेडिसिन की जरूरत है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक रोकने के लिए सबसे पहले अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, डायबिटीज को कंट्रोल करिए, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करिए, हेल्दी फूड फॉलो करिए, वजन को कम करिए, एंड जैसा भी अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में जाके इसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।